एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत ही एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के दो मेन सपोर्टर्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ जॉन ऑस्टिन के बारे में और हैंस केल्सन के बारे में। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और इन दोनों के व्यूज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, यदि हम सिमिलरिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि दोनों ही एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि दोनों ने ही नेचुरल स्कूल का खंडन किया था, यानी कि नेचुरल स्कूल जिसमें कहा गया कि विधि प्रकृति की देन है, विधि डिवाइन पावर से बनी है, उसका दोनों ने खंडन किया। सेकंड, अब जब एनालिटिकल स्कूल के दोनों सपोर्टर हैं तो इसका मतलब दोनों का कहना यह है कि दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य के द्वारा बनाई जाती है। साथ ही साथ देखिए, लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए, ये बात भी दोनों ने कही है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, यानी कि विधि और नैतिकता में अंतर होता है, ये बात भी जॉन ऑस्टिन और हैंस केल्सन कहते हैं। तो चलिए, इतना ये तो सिमिलर बातें हो गई हैं। अब दोनों के व्यूज में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम उनको समझते हैं। देखिए, जहां पर हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो ऑस्टिन का बर्थ 1790 में इंग्लैंड में हुआ था, और वहीं पर जब हम केल्सन की बात करते हैं तो केल्सन का बर्थ 1881 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि एनालिटिकल स्कूल को जो मेन स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो ऑस्टिन को जाता है 18th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, और इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा गया है। ये लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे। वहीं पर देखिए, जब केल्सन की जब बात आती है तो केल्सन ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे और इनका बर्थ 1881 में ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। तो केल्सन और उनके साथ के जितने भी सपोर्टर थे उनकी पूरी ग्रुपिंग को मिलाकर के वियना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इट मींस केल्सन जो है वो वियना स्कूल के फाउंडर हैं। देखिए, यहां पर जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि ऑस्टिन ने 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में एनालिटिकल स्कूल की जहां पर शुरुआत की, तो वहीं पर जहां पर 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी और 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, उसी एनालिटिकल स्कूल को बिल्कुल ऊंचाई तक ले जाने का, उसको मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करके एक्सप्लेन करने का जो काम है, वो जो क्रेडिट है वो केल्सन को जाता है। मतलब एक तरफ हम बात कर सकते हैं शुरुआत की, तो उधर हम बात कर रहे हैं लगभग अंत की। देखिए, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो ही गया है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों के जो व्यूज हैं उनमें क्या क्या और डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं सोर्स यानी कि स्कोप की। यहाँ पर सोर्स या स्कोप से मतलब ये है कि जिस ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि जो लॉ की स्टडी के बारे में जब बात आती है, तो ऑस्टिन ने पूरी अपनी लॉ की स्टडी को, या उन्होंने जो अपनी पूरी थ्योरी को इंग्लैंड की व्यवस्था पर आधारित किया। वो इंग्लैंड के थे तो उन्होंने वहीं की व्यवस्था पर पूरी तरीके से अपनी थ्योरी को बेस किया। लेकिन जब केल्सन की बात आती है तो देखिए, केल्सन ने ये कहा था कि विधि का सिद्धांत सभी समय पर सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होता है। इट मींस उन्होंने ऑस्ट्रिया या किसी और जगह की केवल के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉ को फोकस नहीं किया है, वो लॉ की सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी पर फोकस करते हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं बहुत ही जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट व्हाट इज द थ्योरी ऑफ लॉ। तो जब बात आती है ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन ने जो अपना विधि का सिद्धांत दिया था उसका नाम है इंपेरेटिव थ्योरी, विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि विधि संप्रभु का आदेश है जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है, नहीं पालन किए जाने पर दंड का प्रावधान है। लेकिन वहीं पर देखिए, जब केल्सन की बात आती है तो केल्सन का विधि का सिद्धांत है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का विशुद्ध सिद्धांत। विशुद्ध का मतलब हम लॉ में किसी अदर सब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर सकते,
विधि पूरी तरीके से प्योर है, तो चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, इन सब विषयों के प्रभाव से विधि को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। केल्सन कहते हैं कि हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको लॉ में किसी को भी मर्ज नहीं करना है। लॉ पूरी तरीके से प्योर है और इसीलिए इनकी थ्योरी को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया है। और इनकी थ्योरी का एक दूसरा नाम और है, यानी कि नॉर्म्स थ्योरी, ये ग्रैंड नॉर्म थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि नॉर्मेटिव साइंस पर आपका पूरी तरीके से बेस है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रैंड नॉर्म थ्योरी क्या है, या प्योर थ्योरी क्या है, या इंपैरेटिव थ्योरी क्या है, इनके ऊपर मैंने अपने कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं बेस की। बेस का मतलब यहाँ पर है कि ऑस्टिन कहते हैं कि जैसे विधि संप्रभु का आदेश है, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि विधि के नियम तैयार हैं, वो पूरी तरीके से अब संप्रभु के द्वारा लागू कराए जाने के लिए बने हुए हैं। इट मीन्स उनका सिद्धांत स्थिर लगता है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं केल्सन की थ्योरी की, तब उन्होंने कहा है कि जो प्योर थ्योरी है या जो नॉर्म थ्योरी है, वो मानकों की एक श्रृंखला है। जब हम देखिए केल्सन की थ्योरी को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने पूरे लीगल सिस्टम्स को नॉर्म्स की एक पिरामिड के रूप में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि मानकों की एक श्रृंखला है और एक मानक दूसरे मानक से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब मानकों की पूरी एक सीरीज बन करके आती है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, तो ये जो इनकी पूरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं जाकर के क्रियाशीलता को दिखा रही है, यानी कि फंक्शन को दिखा रही है। देन देखिए बात करें पोजीशन ऑफ स्टेट के बारे में, तो जैसे कि ऑस्टिन ने कहा कि दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, तो वहां पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ऑस्टिन कहना चाहते हैं कि स्टेट सब कुछ है, मतलब स्टेट ही सुप्रीम पावर है, स्टेट ही सब कुछ है, क्योंकि वो लॉ बना रहे हैं। लेकिन देखिए जब केल्सन की बात आती है, तो केल्सन ने भी ये कहा है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, बट वो स्टेट की सुपरमेसी की बात नहीं करते हैं। उनका कहना यह है कि यदि हम एक कॉइन ले लें, तो उस कॉइन के यदि एक साइड स्टेट है तो दूसरी तरफ लॉ होगा। इट मींस लॉ एंड स्टेट बोथ आर इंपॉर्टेंट, और उनमें हम कोई भी सुपीरियर है कोई भी इंफीरियर है, हम यहाँ पर ये बात नहीं करते। नेक्स्ट देखिए बात आती है कस्टम के बारे में, तो ऑस्टिन ने कस्टम को पूरी तरीके से इग्नोर किया है, पर केल्सन कहते हैं कि यदि कस्टम भी किसी नॉर्म की फॉर्म में है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस सीरीज का एक पार्ट बन सकता है। मतलब जो लीगल सिस्टम है या जो लीगल ऑर्डर है, उसमें वो भी इंक्लूड हो सकता है। एंड इन द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। देखिए जब इंटरनेशनल लॉ की बात आती है, तो ऑस्टिन ने कह दिया लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, और इंटरनेशनल लॉ किसी सॉवरन का कमांड नहीं है, तो वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते। लेकिन वहीं पर केल्सन के व्यूज जस्ट अपोजिट हैं। केल्सन ने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो नेशनल लॉ से भी सुपीरियर होता है। तो देखिए एक, यानी कि एक का मतलब यहाँ पर ऑस्टिन से है, उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ ही नहीं है, जबकि केल्सन का कहना यह है कि इंटरनेशनल लॉ नेशनल लॉ से भी आगे होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों के व्यूज में क्या क्या डिफरेंस है, हमने उनको डिस्कस किया है। पर इसके बाद भी जब हम एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, तो एक कहीं हमको उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको अपना विधि का सिद्धांत बता रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।